नमस्कार, उत्तराखंड का बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। उत्तराखंड में सचिवालय के अंदर धामी सरकार की कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। कैबिनेट बैठक में कुल 33 मुद्दों पर चर्चा हुई और सभी में कैबिनेट की मोहर लगी। पर्यटन विभाग के पुराने कार्यालय को पीपीपी मोड पर दिया जाएगा। कार्यालय को बिजनेस होटल के रूप में विकसित किया जाएगा। इससे सरकार को करीब 200 करोड़ से ज्यादा की आय मिलेगी। होटल को 30 साल के लिए लीज पर दिया जाएगा। वहीं मसूरी में जॉर्ज एवरेस्ट में एरो स्पोर्ट्स में गतिविधियों को शुरू किया जाएगा। बैठक में परिवहन विभाग में नियमावली में संशोधन किया गया है और विद्यालयी शिक्षा विभाग में मृतक संवर्ग के पदों को भरने की अनुमति दी गई है, जिसके अनुसार 2034 पदों पर नियुक्तियां की जाएगी। अंत्योदय कार्ड धारकों को इस साल भी 3 निःशुल्क सिलेंडर दिए जाने की योजना को 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। इसमें हमारा जो जनपद उधम सिंह नगर में ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों के कुछ पद बढ़ाए गए हैं। हमारी चूंकि कई ग्रामीण इलाके हमारे अब नगरीय क्षेत्र में शामिल हो गए हैं, तो लगभग हमारे 7 ऐसे पद हैं जो कि अब जहां पे ग्राम पंचायत विकास अधिकारी तैनात थे और वो चूंकि अब शहरी क्षेत्रों में आ गए हैं, तो 7 एक्सेस हमारे ग्राम पंचायत विकास अधिकारी जो आ रहे थे उनको उधम सिंह नगर जनपद में तैनाती का अनुमोदन माननीय मंत्रिमंडल द्वारा दिया गया। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में हुई सभी राज्यों के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में मोटे अनाज की खरीद और वितरण के लिए एक कार्य योजना विकसित करने और धान की फसल की खरीद व्यवस्था को सुगम और सुविधाजनक बनाने पर चर्चा की गई। इसके अलावा पीडीएस पर सुधार के लिए स्मार्ट कार्ड, पीडीएस योजना और राशन की दुकानों के मॉडल पीएसपीएस पर भी चर्चा हुई है। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस वर्ष धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने के सभी राज्यों को इसके लिए कह दिया है। प्रदेश में फसलों को स्टोर करने के लिए बनाए गए खाद्य विभाग के गोदामों की मरम्मत के लिए भी राज्य सरकार ने खाद्य विभाग को धनराशि आवंटित की है। वहीं खाद्यान्न विभाग की मांग पर उत्तराखंड शासन ने गोदामों की दशा सुधारने के लिए 8 करोड़ 77 लाख रुपए से ज्यादा की धनराशि आवंटित कर दी है। मंत्री रेखा आर्या ने इस धनराशि के आवंटन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को धन्यवाद दिया। दो 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा प्रदेश में महा जनसंपर्क अभियान चला रही है, मगर 2 बार इस अभियान की तारीख को बढ़ा दिया गया, जिसको लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर तंज कसा है। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को सियासी पखाड़ा याद करा देंगे और केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को प्रदेश यानी कि भाजपा प्रदेश के अंदर 30 मई से महाजनसंपर्क अभियान चला रही है, जिसमें केंद्र सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को लेकर कार्यकर्ता जन जन तक पहुंच रहे हैं। 30 मई से 30 जून तक महाजनसंपर्क अभियान चलाया गया। बता दें कि बारिश के मद्देनजर भाजपा ने इससे पहले 5 जुलाई तक के लिए इसे बढ़ा दिया, मगर महाजनसंपर्क अभियान पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में एक बार फिर से इसे 15 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया गया। दूसरी तरफ भाजपा ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया। उनका कहना है कि भाजपा केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को लेकर आम जनता के बीच लेकर जा रही है। उसको आम जनमानस का अपार समर्थन मिल रहा है। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया। देहरादून में गांधी पार्क पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। वहीं सरकार पर अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्यायिक हत्या करने का आरोप लगाया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि पहले राज्य की बेटी की हत्या हुई और अब उस हत्या में हत्यारों के साथ मिलकर न्याय की भी हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पूर्व में ही मामले के अंदर सरकार के खिलाफ जुबानी हमला बोला था और अब धरना प्रदर्शन के माध्यम से जनता को भी इस मामले में लामबंद करने का काम कर रहे हैं, जिससे अंकिता को न्याय मिल सके। उत्तराखंड की अस्मिता की हत्या हुई, मगर अब उत्तराखंड की अस्मिता और अंकिता दोनों की न्यायिक हत्या करने में जो है वर्तमान राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार तुली हुई है। ये सारा षड्यंत्र अंकिता के हत्या के मामले में तथ्यों की न्यायिक हत्या करके इस केस को जो है राख बना देने का है,
तो इसीलिए सारा उत्तराखंड गुस्से में है। जिसकी बेटी है, जिसकी बहन है, वो आज जो है अंकिता के प्रकरण में उद्वेलित है, गुस्सा है, और इसीलिए ये गुस्सा यहाँ पर थोड़ा सा जाहिर है। रामनगर और आसपास के इलाके में 2 दिन से लगातार हो रही तेज बारिश के कारण नदी एवं बरसाती नाले पूरी तरह से उफान पर हैं। इसके बावजूद कई वाहन चालक प्रशासन की अपील के बाद भी अपनी जान को जोखिम में डालकर इन बरसाती नालों को पार कर रहे हैं। ऐसे में कभी भी कोई भी अप्रिय घटना घटने की संभावना बनी हुई है। शुक्रवार को ढेला नदी का जलस्तर लगातार बारिश के बाद बढ़ गया, जिससे कि नदी के दोनों और जहां एक और वाहनों की लंबी कतार लग गई, तो वहीं ग्रामीणों का शहर से पूरी तरह से संपर्क टूट गया। लेकिन इस नदी में कुछ युवक अपनी जान जोखिम में डालकर बाइक से नदी पार करते हुए दिखाई दिए। वहीं कोतवाल ने कहा है कि यदि नियमों का उल्लंघन करते कोई भी पाया गया तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इस समय बरसाती सीजन चल रहा है और लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है और इसमें मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। मेरे लोगों से अनुरोध है कि जो नदी नाले रपटे हैं उनके पास ना जाएं और पानी का जल स्तर देखकर ही क्रॉस करें। हमारे द्वारा इसमें साइन बोर्ड भी लगाए जा रहे हैं, कुछ जगह लगा दिए हैं, और हमारे द्वारा वहाँ वार्निंग के लिए हमारे द्वारा जो सिस्टम लागू किया गया है। और फिर भी लोगों से अनुरोध है कि जल स्तर देख के और वहाँ का जो लोकल प्रशासन है उसके संपर्क करके ही आगे बढ़े। मानसून की दस्तक को देखते हुए आपको बता दें कि मानसून के साथ मौसम विभाग ने एक बार फिर से प्रदेश भर के लिए पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 से 4 दिनों तक मैदान से पहाड़ तक भारी बारिश देखने को मिल सकती है। खासकर 10 से 12 जुलाई को प्रदेश भर में भारी बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा है कि पर्वतीय जिलों में चाहे कुमाऊं हो या फिर गढ़वाल क्षेत्र से सटे हुए जिले, इन जिलों में आने वाले कुछ दिनों में भारी बारिश का अंदेशा है। वहीं हिदायत के तौर पर मौसम विभाग ने कहा है कि भारी बारिश के चलते नदी नालों का जलस्तर उफान पर रहता है। ऐसे में आम जनमानस को नदी नालों के आसपास जाने से परहेज करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ चारधाम यात्रा चरम पर है। ऐसे में मौसम विभाग ने सरकार के निर्देशानुसार यात्रा मार्गों पर आगे बढ़ने की हिदायत दी है। रानीखेत में सेना भर्ती रैली खत्म हो गई है। कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर के ऐतिहासिक सोमनाथ ग्राउंड में सेना भर्ती कार्यालय अल्मोड़ा द्वारा आयोजित भर्ती रैली 20 जून से चली आ रही थी। इसकी जानकारी भर्ती अधिकारी कर्नल A.K. मिश्रा ने देते हुए कहा है कि पिछले 20 जून से आयोजित की गई सेना भर्ती रैली सिपाही के पदों के लिए आयोजित दौड़ के साथ समाप्त हो गई। कर्नल A.K. मिश्रा ने बताया है कि 3 हफ्ते तक चली इस रैली में कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर में सोमनाथ ग्राउंड में लगभग 10,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। पिछले वर्ष तक दौड़, शारीरिक एवं चिकित्सीय परीक्षण के बाद लिखित परीक्षा आयोजित की जाती थी। इस बार लिखित परीक्षा अप्रैल के महीने में ही ऑनलाइन आयोजित की जा चुकी थी। मुख्य रैली में उन्हीं चयनित अभ्यर्थियों को बुलाया गया था जो भर्ती की मेरिट लिस्ट में जगह बना पाए थे। भर्ती प्रक्रिया के दौरान लखनऊ से मुख्यालय भर्ती जोन से सेना के उच्च अधिकारियों ने आकर मैदान में इसकी समीक्षा भी की। वहीं नागरिक प्रशासन की ओर से रानीखेत के संयुक्त मजिस्ट्रेट जय किशन की अगुवाई में नागरिक पुलिस तथा अन्य सेवाओं का संचालन सफलतापूर्वक किया गया। कांग्रेस ने महिला मोर्चा की अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में बढ़ रही महंगाई के खिलाफ देहरादून में जोरदार प्रदर्शन किया। हाल फिलहाल सब्जियों के दामों में बेतहाशा वृद्धि देखने को मिली है, जिससे कि आम आदमी की जेब पर भारी बोझ पड़ा है। रोजमर्रा में उपयोग होने वाली सब्जियां, खासतौर पर टमाटर के दाम 160 रुपए प्रति किलो पहुंच चुके हैं। वहीं ज्योति रौतेला का कहना है कि जब भाजपा सरकार शासन में आई थी तब बढ़ती महंगाई के नाम पर जीत हासिल की थी, जबकि मात्र 10 सालों में भाजपा सरकार के शासन में महंगाई लगभग दोगुनी हो चुकी है। साथ ही ज्योति रौतेला का कहना है कि यदि भाजपा सरकार इस महंगाई को रोकने के लिए जल्दी ही कोई कदम नहीं उठाती तो महिला कांग्रेस व्यापक आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएगी। हम लोग कहते हैं कि सरकार हमेशा महिलाओं की बात करती है, लोगों की बात करती है और सरकार बार बार आई है, लेकिन जब से सरकार आई, जब जो 2014 में सरकार नहीं थी तो इनका एक नारा था बहुत ही महंगाई के मार। अब की बार जो सरकार का नाम आपको ही पता है,
लेकिन जिस दिन से बीजेपी की सरकार केंद्र में और प्रदेश में आई है, दिन प्रतिदिन हम राशन के दाम बढ़े, सब्जियों के दाम बढ़े, फलों के दाम बढ़े, सिलेंडर का दाम बढ़ा, हर तरीके से महंगाई इन्होंने करी हुई। आज एक आम महिला है, उसके बच्चे को रोजगार नहीं है और उसके किचन पे महंगाई के रूप में एक बहुत बड़ा प्रहार इस सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसके विरोध में आज हमने प्रदर्शन कर रहे हैं। कांवड़ मेले के चलते खाद्य सुरक्षा विभाग अलर्ट मोड पर है। आज सुबह खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने करीब 8 क्विंटल मिलावटी पनीर पकड़ा। अधिकारियों को कांवड़ मेले में और पहाड़ी जिलों में सप्लाई होने के लिए पनीर ले जाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद सुबह 4 बजे शांति कुंज के पास हरिद्वार जिले के बॉर्डर पर अधिकारियों ने सहारनपुर से आ रही गाड़ी को रोका। गाड़ी में 8 ड्रमों में पनीर भरा हुआ था। डिप्टी कमिश्नर के नेतृत्व में पहुंचे खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मोबाइल टेस्टिंग वैन से पनीर की जांच की तो उसे मिलावटी पाया गया, जिसके बाद अधिकारियों ने लैब में भेजने के लिए पनीर के सैंपल लिए और उसे नष्ट कर दिया है। अधिकारियों ने बताया है कि अगर सैंपल जांच में फेल होते हैं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज सुबह जो है एक कार्रवाई करते हुए जो है जो सूचना मिली थी विभाग को कि बाहरी प्रदेशों से यहाँ पे जो है दुग्ध पदार्थों की आपूर्ति की जा रही है, तो पनीर की 2 गाड़ियाँ पकड़ी गई हैं जिनके जो है सैंपलिंग की कार्रवाई की गई है। संदेह के आधार पर नमूने जांच हेतु भेजे गए हैं और जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कितना पनीर? ये लगभग जो है 7 क्विंटल पनीर था, जो प्रथम दृष्टया जो है जो अनहाइजीनिक कंडीशन में लाया हुआ जा रहा था और उसके सैंपल लेकर के जांच हेतु भेजे गए। साइबर ठग लगातार उत्तराखंड में लोगों को अपना निशाना बनाते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें आपको कि एक मामला राजधानी देहरादून में भी सामने आया, जिसका खुलासा एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने किया है। एसएसपी ने बताया कि अवधेश शर्मा ने एक शिकायत दर्ज कराई थी कि एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा कंपनी के एमडी का भतीजा बनकर उनसे करीब 9,80,000 आरटीजीएस पेमेंट कराई गई, जिसके द्वारा फर्जी मैसेज भी उनको भेजा गया। आवेदक द्वारा इस पर शक होने पर तत्काल उक्त फ्रॉड की जानकारी साइबर सेल कार्यालय में दी गई, जिस पर साइबर क्राइम सेल द्वारा तत्काल संबंधित बैंक से संपर्क कर खातों को फ्रीज कराया गया, जिसके बाद पैसे आवेदक की कंपनी के बैंक खाते में वापस कराए गए। वहीं एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने कहा है कि अभी इस मामले में और अधिक छानबीन की जा रही है, आखिर अपराधियों को जानकारी कहां से हासिल हुई। वहीं एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने जनता से अनुरोध भी किया है कि यदि उनको कोई भी इस तरह का मैसेज आता है तो पहले उसकी छानबीन कर ले, उसके बाद ही किसी के खाते में पैसे डालें। देहरादून में ही एक अकाउंटेंट मकिन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसका एमडी साहब हैं। तो एमडी साहब के भतीजा बन करके उनसे 9,80,000 और 602 रुपया की ठगी हुई। उनका भतीजा बन के किसी ने कहा कि मेरे को पैसा चाहिए, उन्होंने पैसा डाल दिया। जब उन्होंने अपने भतीजे को कॉल किया तो पता लगा कि जो है तो किसी ने जो है साइबर ठगी कर दी। तत्काल जो है हमारी साइबर सेल में आकर उन्होंने सूचना दी और हमारी टीम ने लग करके उसको एक रिकॉर्ड टाइम में वो पूरा पैसा को होल्ड करा कर कंसर्निंग बैंक के माध्यम से संपर्क करके होल्ड करा करके वो पैसा रिकवर करा लिया है। मेरा सभी लोगों से निवेदन है। काशीपुर और आसपास के क्षेत्रों में देर रात से लगातार हो रही मूसलाधार बारिशों से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। काशीपुर में हर साल की तरह इस बार भी भारी जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। आलम ये रहा कि मुख्य बाजार सहित अनेक स्थानों पर दुकानों के अंदर पानी भर गया है। वहीं नगर निगम के मुख्य नगर आयुक्त भी अपनी टीम के साथ मोर्चा संभालते हुए नजर आए हैं। आपको बताते चले कि काशीपुर और इसके आसपास के क्षेत्र में मध्य रात्रि से रुक रुक कर बारिश चल रही है। यहां हुई मूसलाधार बारिश से मुख्य बाजार, रतन सिनेमा रोड, महाराणा प्रताप चौक, आवास विकास, सुभाष नगर, रेलवे स्टेशन रोड, मुरादाबाद रोड सहित शहर के अधिकांश हिस्से पूरी तरह से जलमग्न हो गए। जल भराव की स्थिति उत्पन्न होने के चलते मुख्य बाजार समेत महाराणा प्रताप चौक में बारिश का पानी कई फीट भर गया। साथ ही दुकानों में पानी भर गया और जिससे कि दुकानदारों को नुकसान उठाना पड़ा। हम लोग आपको बता दें कि इस दौरान स्थानीय लोग जो हैं वो जल भराव के लिए नगर निगम को कोसते हुए भी नजर आए। 2:45 बजे बारिश शुरू हुई है और तब से लगातार मैं जो है वॉच में हूँ। हमारे सारे नाले खुले हुए हैं, सारी लेवल सड़क पे है, हमारे दोनों सहायक नगर आयुक्त सड़क पे हैं, मैं खुद सड़क पे हूँ। कहीं भी कोई भी ड्रेनेज रुका हुआ नहीं है। लेकिन समस्या ये है कि बहुत ज़्यादा पानी है, बहुत ज़्यादा बारिश है, एक तरीके से अतिवृष्टि की स्थिति है, जिसके नाते
हमारा जहाँ जहाँ नीचा भाग है वहाँ बहुत ज़्यादा पानी भर गया है, लोगों की दुकानों में पानी गया है, लोगों के घरों में भी थोड़ी जगह पे कहीं कहीं गया है पानी। अब बारिश रुकने के बाद जो है पूरी तरीके से स्थिति नियंत्रण में आएगी। जो हमारे बस में है, पूरी नदी जो है ओवरफ्लो होकर चल रही है, सारे नाले ओवरफ्लो चल रहे हैं। तो ये योजना बद्ध रूप से इसमें शहर के ड्रेनेज सिस्टम को बनाने की आवश्यकता है। उत्तराखंड में 2023 से 24 शैक्षणिक सत्र के लिए स्कूल खुल गए हैं और पाठ्यक्रम भी शुरू कर दिए गए हैं, लेकिन प्रदेश में पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में कई स्कूलों में बिल्डिंग के हालात बदतर हैं, जिनकी मरम्मत के लिए अधिकारी पिछले 3 महीने से सिर्फ कोशिश कर रहे हैं। मानसून की शुरुआत में ये पूरे प्रदेश में जगह जगह जलभराव जैसी समस्या लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। ऐसे में खतरा उन बच्चों पर भी मंडरा रहा है जो पढ़ने के लिए इन स्कूलों में आते हैं। हालांकि पिछले 2-3 महीने में अधिकारियों ने 500 ऐसे स्कूलों को चिन्हित किया है जहां पर मरम्मत की जानी है। शिक्षा विभाग महानिदेशक वंशीधर तिवारी का कहना है कि प्रदेश में 16,500 स्कूल हैं, जिनको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। इसी सूची और दूसरी कैटेगरी वाले 400 स्कूलों में मरम्मत का काम किया जाना है। जो हमारे स्कूल हैं 16,500 सबका ABCD हमने कैटेगराइजेशन कराया है। इसमें C और D ऐसे हैं जिसमें C में थोड़ा मरम्मत की जरूरत है, D की बृहद मरम्मत या पुनर्निर्माण की जरूरत है। ऐसे हमने लगभग 500 विद्यालय चिन्हित किए हैं और उसका हमने DPR बना लिया है, उनकी मरम्मत की कार्रवाई कर रहे हैं। जहाँ तक क्षतिग्रस्त भवनों में पढ़ाई की बात है तो ऐसे जो कक्ष हैं उसमें मना किया हुआ है। एक ही स्कूल की जो अच्छी बिल्डिंग है सारे बच्चे उसमें बैठाएंगे। पौड़ी में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की धर्मशाला को अब सरकार PPP मोड पर देने जा रही है, जिससे स्थानीय लोगों में सरकार के खिलाफ भारी आक्रोश है। दरअसल बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के धर्मशाला में अब तक जहां शादी समारोह व अन्य समारोह महज 18 से 20 हजार रुपए में आयोजित हो जाते थे, वहीं अब धर्मशाला के PPP मोड पर जाने से यहां शादी समारोह व अन्य समारोह के लिए लोगों को भारी रेट चुकाने पड़ सकते हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कीमत 1.5 लाख रुपए के पार भी पहुंच सकती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मामूली दामों पर अब तक जो समारोह आयोजित हो जाते थे उसके लिए अब महंगे दाम उन्हें चुकाने होंगे। स्थानीय लोगों ने सरकार से मांग की है कि सरकार बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की धर्मशाला को PPP मोड पर न दे, अन्यथा सरकार के खिलाफ स्थानीय लोग प्रदर्शन करेंगे। से क्या हो रहा है कि जो आपके जो महंगाई जो है, या आप ये कह लीजिए जैसे बद्रीनाथ का उदाहरण लेते हैं, मुझे ये बताया गया था कि शादियां जो हो रही करीब 6-7 हज़ार में होती थी, अब ये कह रहे हैं कि ये 1.5 लाख तक जा सकती है। तो इसमें फ़र्क किसको पड़ रहा है? फ़र्क गरीब आदमी को पड़ रहा है, फ़र्क आम आदमी को पड़ रहा है। तो ये सरकार की जनता विरोधी नीतियां हैं, ये इसका एक उदाहरण है। मैं जानता हूं कि BKTC ने किया है इसको, पर मेरा ये मानना है कि ये सरकार इसके पीछे है और हमारी तो ये मांग होगी, मेरी ये मांग होगी कि इसको वापस लिया जाए, क्योंकि निजीकरण से देखिए नुकसान ही नुकसान है। हम नहीं चाहते हैं कि प्राइवेट में जाए, हम चाहते हैं कि हमारी ज़मीन है, हम इस्तेमाल करें, कोई दूसरा क्यों करे। हमने तो बहुत संघर्ष किया है, बहुत लड़ाई लड़ी है हमने इस ज़मीन के लिए। हमको यहाँ से बेच देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? गरीब लोग क्या करेंगे? इतना पैसा सबके पास थोड़ी होता है, सबके पास इतना पैसा नहीं होता जो हम इतना खर्च कर दे, इसलिए तो हमने ये ज़मीन। उत्तराखंड में प्री मानसून दस्तक दे चुका है और मानसून आने में अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। प्री मानसून में भारी बारिश होने के कारण प्रदेश के कई इलाकों में लैंडस्लाइड भी लगातार हो रही है, जिसकी वजह से शासन और प्रशासन की नींद उड़ी हुई है। गौर करने वाली बात यह है कि चारधाम यात्रा सुचारू रूप की जगह से होने की वजह से चारधाम रूट पर पर्यटकों और श्रद्धालुओं की आवाजाही लगातार बनी हुई है और मानसून में होने वाली लैंडस्लाइड के चलते यात्रा रूट बाधित होने और दुर्घटना होने का खतरा भी लगातार बना हुआ है। लैंडस्लाइड से निपटने का पूरा दारोमदार लोक निर्माण विभाग के पास है और विभाग का कहना है कि मानसून सीजन से निपटने के लिए विभाग पूरी तरह से तैयार है। प्रदेश के कई ऐसे इलाके हैं जहां हर सीजन में लैंडस्लाइड होती है। सभी इलाकों को PWD ने चिन्हित भी किया है और जगह जगह JCB की तैनाती की है। PWD के प्रमुख अभियंता दीपक कुमार यादव का कहना है कि प्रदेश में यदि कहीं पर भी लैंडस्लाइड सीजन में होती है और जो भी JCB वहां पर तैनात की गई है, उनकी मदद से आधे से 1 घंटे के भीतर ही बाधित रूट को खोल दिया जाता है, जिससे कि चारधाम यात्रियों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो।
और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।